करेंगे। कॉम्प्रेशन करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नमस्कार, मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार मिश्रा सर गंगाराम हॉस्पिटल से आप लोगों को BLS सिखाने आया हूं। यह प्रोग्राम नवजीवन प्रयास फाउंडेशन और इंडियन कॉलेज ऑफ एनेस्थीसिया के द्वारा अरेंज किया गया है। इस प्रोग्राम में हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाएं और आप सबको हैंड्स ऑन कराएं। धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम एक बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में सीखेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी प्रोफेशन में हो हमारे लिए सीखना ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा कोई ना तो विज्ञान लगा है ना ज़्यादा हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक छोटा सा प्रयास, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत, एक बार करने की ज़रूरत, और ये हम दोहरा सकते हैं, हम कर सकते हैं। किसी भी इंसान का किसी भी वजह से अगर वह बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, वैसी परिस्थिति में यह संभव नहीं है कि हर जगह ICU की टीम हो, एनेस्थीसिया वाले हों। अभी हमने देखा हमारे यहाँ इतना बाढ़ आ रहा है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में हर किसी को ये जानना चाहिए। इससे हम उस इंसान को तब तक जीवित रख सकते हैं जब तक कि कोई एडवांस ICU टीम, एम्बुलेंस नहीं आ जाती। बेसिक लाइफ सपोर्ट कोई भी सीख सकता है। इसके लिए पहले से कोई मेडिकल फील्ड की जानकारी होना ज़रूरी नहीं है। हम यह स्कूल के बच्चों को भी सिखा रहे हैं और वो ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। BLS में सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं कि हम सीन देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे हम रिससिटेशन करने जा रहे हैं वो जगह मेरे लिए और मेरे विक्टिम के लिए जो बेहोश हुआ है उसके लिए सेफ है, सुरक्षित है या नहीं है। सपोज ये विक्टिम तुरंत पानी से बाहर आया है या बाढ़ से बाहर आया है, वहाँ पे अगर हम रिससिटेशन करते हैं तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। हम पानी से दूर लाएंगे, आग से दूर लाएंगे। बीच रोड पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो रोड से साइड ले जाएंगे। हॉस्पिटल में अगर है तो हम प्रयास करेंगे कि उसके पास ज़्यादा उसके अटेंडेंट ना हो। ये सीन सेफ्टी देखने के बाद हम पहली चीज़ देखेंगे कि क्या ये सही में बेहोश है या किसी नशे में है, कोई दवाई दी गई है, किसी ने इसको सिलेट किया है पॉकेट चोट लाने के लिए। उसके लिए इसका स्टिमुलेट करना ज़रूरी है। वर्बल स्टिमुलेशन एंड टैक्टाइल स्टिमुलेशन। हम जोर से बोलेंगे आर यू ओके और जोर से इसको ठोकेंगे दोनों शोल्डर को। अगर हमारे वर्बल और टैक्टाइल स्टिमुलेशन के बाद भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, नहीं हिलता, नहीं बोलता, वैसे सिनेरियो में मुझे मदद चाहिए, इसको मदद चाहिए। हम सबसे पहला काम करेंगे एक्टिवेट EMS एंड गेट एन AED। हम अपने फ़ोन पे कॉल करेंगे, जो भी हमारे नियरेस्ट नंबर मेडिकल हेल्पलाइन हमें पता होगा, 100 नंबर, 112 नंबर, हम उस पर कॉल करेंगे, स्पीकर पे डालेंगे और अपना काम बाकी का शुरू करेंगे। जैसे फ़ोन उठेगा हम उसको बताएंगे कि इस जगह पे ये बंदा विक्टिम बेहोश हुआ है, हमें मदद की ज़रूरत है और जो आए वो AED लेके आए। AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे। एक बार हमने देख लिया कि ये अनरिस्पॉन्सिव है, हमने एक्टिवेट कर दिया EMS को, इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को, हमने AED की मांग रख ली। उसके बाद हम इसका कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए हमारे गर्दन के बीचों बीच जो हड्डी होती है वहाँ से हम 3 फिंगर को साइड में स्लाइड करेंगे, ले जाएंगे और ये हड्डी और मसल के बीच में 5 से 10 सेकंड के लिए फील करेंगे। अगर हमें कैरोटिड पल्स फील होती है तो हम इनके सांस को सिर्फ सपोर्ट करेंगे। अगर पल्स फील नहीं होती, जिस समय हम पल्स फील कर रहे हैं उस समय हमारी नज़र विक्टिम के चेस्ट के लेवल पे होएगी। अगर थोड़ा सा भी चेस्ट मूवमेंट दिखाई देता है
तो हमें दोबारा से पल्स चेक करने की ज़रूरत है। अगर पल्स और ब्रीदिंग दोनों नहीं है, वैसे सिनेरियो में हम चेस्ट कॉम्प्रेशन शुरू करेंगे। चेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए जो इंटर मेमोरी लाइन होती है, निपल के बीच की लाइन होती है, वो हमें बताता है कि सेंटर ऑफ चेस्ट कहाँ है। प्लस इस लाइन से जस्ट नीचे हमारा लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम होएगा। हम अपने डोमिनेंट हैंड के, जिस हाथ से खाते पीते हैं लिखते हैं, उस हाथ की हथेली को सेंटर पे रखेंगे, इंटर मेमोरी लाइन के जस्ट नीचे सेंटर पे। दूसरे हाथ से उसको लॉक करेंगे। जो प्रेशर होएगा वो शोल्डर और बैक से लगेगा, तो हम उसमें कॉम्प्रेशन करेंगे। कॉम्प्रेशन करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिस समय हम कॉम्प्रेशन कर रहे हैं हमें कॉम्प्रेशन का रेट ध्यान रखना है। इट इज़ 100 to 120 पर मिनट, मतलब हमें 1 सेकंड में 2 बार कॉम्प्रेशन करना है। डेप्थ जो होगा, जितनी जोर से हमें चेस्ट को दबाना है, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए एक एडल्ट में। 30 बार कॉम्प्रेशन करने के बाद हमें 2 बार एयरवे देना है। जो एयरवे देते हैं वो हम माउथ टू नोज, माउथ टू माउथ या माउथ टू मास्क दे सकते हैं। मास्क, पॉकेट मास्क आज की डेट में बहुत जगह इजीली अवेलेबल है, और जिन्हें भी हम ट्रेनिंग देते हैं उनको पॉकेट मास्क के साथ भेजते हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म। जो ब्रेथ देते हैं वो एक सांस 1 सेकेंड में जस्ट विजिबल चेस्ट राइज, सांस इतना ही देंगे कि बस चेस्ट का थोड़ा सा मूवमेंट हमें दिख जाए। अगर हम माउथ टू नोज, माउथ टू माउथ या माउथ टू मास्क दे रहे हैं तो हम अपना एक नॉर्मल सांस लेंगे और उसको दे देंगे। जोर से सांस नहीं लेंगे, जितना हम नॉर्मल चलते फिरते में सांस लेते हैं उतना ही लेंगे। और अगर मास्क रखना है तो हमें ये देखना है कि मास्क की साइज ठीक है कि नहीं है। नॉर्मली मास्क नाक के ऊपर वाले हिस्से से शुरू हो करके मुंह को पूरी तरह से कवर करना चाहिए। कवर करने के बाद नाक ऊपर से सी बना के डालेंगे और नीचे से इसको लिफ्ट करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए हम गॉज पीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली जब हमारा अपना मास्क होएगा तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। करने के बाद जब हम ब्रेथ देते हैं तो हमारी नज़र चेस्ट की तरफ होती है। ब्रेथ सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि चेस्ट राइज दिख जाए। दो ब्रेथ देने के बाद हम वापस से चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट कर देते हैं जैसे पहले कर रहे थे। At the rate of 100 to 120, depth 5 centimeter, allow complete chest recoil, ratio is 30:2। ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक कोई ACLS टीम ना आ जाए। अगर इसी बीच में हमने जो टीम बुलाई है वो AED लेके आ जाती है तो AED का जैसे आती है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, यही वो जो रिदम है उसको चेंज करेगी। AED के आते के साथ एक पैड लेफ्ट साइड के राइट साइड के कॉलर बोन के नीचे लगाना है और दूसरा लेफ्ट साइड एक्सिला में निपल के जस्ट नीचे लगाना है। लगाने के बाद AED खुद से प्रॉम्प्ट करेगा, खुद से बताएगा। जैसे आप ऑन करेंगे वो बताएगा कि अब पैड लगाएं। पैड लगाने के बाद वो बोलेगा एनालाइजिंग रिदम। जिस समय AED रिदम एनालाइज कर रहा है उतनी देर के लिए हम चेस्ट कॉम्प्रेशन को रोक देंगे। एक बार वो एनालाइज करके बता दे कि ये रिदम शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल है। अगर शॉकेबल है तो वो शॉक देने के लिए तैयारी करेगा। जब तक शॉक दे रहा है तब तक भी हम कॉम्प्रेशन करेंगे। एक बार जब AED चार्ज है, वो बोल रहा है कि अब हम शॉक देने को तैयार हैं, उस समय मुझे खुद से देखना है और बोलना है कि कोई भी मरीज को, विक्टिम को टच ना करे, क्योंकि वो एनर्जी झटका किसी और को भी लग सकता है। जैसे ही AED ने शॉक दिया, हमने लाल बटन दबाया और शॉक मिला विक्टिम को, शॉक के तुरंत बाद से हम वापस से चेस्ट कॉम्प्रेशन रिज्यूम करेंगे। और यही सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कोई ACLS टीम ना आ जाए या विक्टिम जाग न जाए, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन ना हो जाए, हमें ये ना लगे कि उसकी हार्ट बीट वापस आ गई है, पल्स वापस आ गई है। धन्यवाद।